हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड दिस इज़ द वीडियो फॉर बीएससी 4th सेमिस्टर मैथमेटिक्स 8 विच इज़ योर सेकंड पेपर ऑफ 4th सेमिस्टर यूनिट 3। ये नया यूनिट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और जिसका नाम है एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके। आपका जो लेक्चर नंबर होगा आप थोड़ा सा एक बार वेरीफाई कर लेना यूट्यूब से सामने का। यह हमारा 3rd यूनिट है और इसके बाद का लास्ट यूनिट है। तो इस यूनिट में बेसिक जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा पहले यूनिट में थोड़ा हुआ है, तो एक बार उसका रिवीजन हमें करना ज़रूरी है। सबसे पहले कंसेप्ट आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी, वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करके यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी, या फिर सिंपली इट इज़ राइट डाउन आर डॉट। डॉट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। वेक्टर लिखो तो वो वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा, वेक्टर नहीं लिखा दैट विल बी इन स्केलर रिप्रेजेंटेशन। दूसरा कंसेप्ट विच इज़ वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स डी वी अपॉन डी टी। वी की वैल्यू अगर ये डाल दे तो ये हो जाएगा आपका आर डबल डॉट, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है नेक्स्ट कंसेप्ट है मोमेंटम। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये जो भी हम बात कर रहे हैं अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको डिनोट करते हैं हम पी से, मास इनटू वेलोसिटी। इट्स अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज मास ये स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो पी इज इक्वल टू एम इनटू वी, ओके। नेक्स्ट फंडामेंटल जो हमारे क्लियर होने चाहिए वो एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये कंसेप्ट कब आएगा? व्हेन योर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सपोज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, दैट इज अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल। लीनियर मोमेंटम कम दिस कंसेप्ट अराइजेस व्हेन योर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम यल से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है आपका आर क्रॉस पी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। आर इज अ रेडियल वेक्टर and p is the linear momentum, okay. So now the next concept is torque. next concept is of torque और इसको और एक वर्ड है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फोर्स F and this is a point A and this is the point B. your force has been applied at the point B. B पर आपने फोर्स अप्लाई किया, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर रॉड और पर्टिकुलर थिंग्स गेट मूव बाय सम एंगल, ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका टॉर्क, ठीक है, बराबर। टॉर्क अगेन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन रहेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर आर क्रॉस एफ। ये हो गया आपका वेक्टर आर, दिस डिस्टेंस, वेक्टर आर क्रॉस एफ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन डब्ल्यू। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर होता है। फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, सो आंसर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है वर्क डन। टोटल वर्क डन का और एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल वर्क डन इट इज इंटीग्रेशन फॉर्म फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डीएस भी यूज कर सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके। दिस इज इन अ पोलर फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव टू गेट क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, दैट इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। virtual displacement. Virtual displacement, it is denoted by it's a very small displacement, basically it's a very small displacement. So very small displacement which is not observable, that is delta r, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल आपका यहाँ पे A से पार्टिकल B तक जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वी ऑलवेज ऑब्जर्व द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस, but we always forget
when the particle move from the point A to point B, it's always displaced by a small distance. So that small distance which is not noticeable, it is virtual displacement. Virtual का meaning actually काल्पनिक, but here ये काल्पनिक नहीं है, यह है रियलिटी में, लेकिन वो अपने आंखों से नहीं दिखता. That's why it's known as, it is called as virtual displacement. So virtual displacement है तो virtual work done भी होगा. Virtual work done, ठीक है. वर्चुअल वर्क डन को हम डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया, फोर्स डॉट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. फोर्स डॉट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्चुअल वर्क डन, ठीक है. उसके बाद आपका कंसेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव टू स्टडी, काइनेटिक एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से, और वेल नोन फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. वी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. लेकिन एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है, वी इज अ वेलोसिटी, ठीक है, बराबर. नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव टू स्टडी कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब when the work done by a force in moving a particle, जैसे पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 1 है और फाइनल पोजीशन सपोज 2 है, ठीक है. तो we can move the particle in this way, we can move the particle by this path, and we can move the particle for this path. Just assume the 3 paths are available to move the particle from position 1 to position 2, ठीक है. लेकिन अगर आपको ऐसा पता चल रहा है कि वर्क डन अलॉन्ग दिस पाथ एंड दिस पाथ इज सेम, मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ मतलब ये पाथ से आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर भी वर्क डन उतना ही हो रहा है. इस पाथ से सेकंड नंबर के पाथ से आपका वर्क डन हो रहा है, फिर भी वर्क डन उतना ही हो रहा है. नीचे वाले पाथ से आपका वर्क डन है तो भी मैग्नीट्यूड उतना ही है. अगर ऐसा है तो दिस फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, बराबर. तो मैं यहाँ पे उसको लिख के देता हूँ. आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि जब वर्क डन आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, तो जिस फोर्स की वजह से वो वर्क डन हो रहा है, दैट फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है. थोड़ा मैं इसको एलोबरेट कर देता हूँ पॉइंट नंबर 10 को. इफ वर्क डन इज independent of the path, okay, if work done is independent of the path, then F is known as, or F is called conservative force. Very simple. ठीक है, तो आप एक बार देख लो, फिर हम आगे शुरू करते हैं. ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, अभी तक काइनेटिक एनर्जी हमने स्टडी किया. नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है, मतलब जीरो पोजीशन है. कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उस जीरो पोजीशन से ऊपर बोलो या नीचे बोलो, अगर उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है ना, बराबर, ठीक है. तो अभी ये कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. आपको पढ़ाया भी गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज़ गेन बाय चेंजिंग द पोजिशन, ठीक है ना. अब ये हाइट से अगर कोई चीज़ गिरेगी तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मोशन में जैसे है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. इट्स लाइक दैट. इसका फार्मूला जो है आपका फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, आर है आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस लेवल से मेज़र किया जाता है, ठीक है, बराबर. तो ये आपका यहाँ, ठीक है, ऊपर से जैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से मेज़र किया जाएगा, इसलिए R2 R0. लेकिन अभी तक हम जैसे फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 ऐसा लेते हैं, तो अगर इसका हमने लिमिट चेंज किया तो इंटीग्रेशन में लिमिट अगर चेंज किया तो इट गेट्स साइन गेट चेंज, सो अल्टीमेटली इट बिकम R0 to R. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द बेसिक 3 लॉज ऑफ मोशन दैट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो हमें स्टडी करना है. तो पहला लॉ, ये तो न्यूटन्स के 3 लॉ इतने फेमस है कि लगभग सभी को पता है. सबसे पहला लॉ कौन सा है आपका, द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन
अनलेस एंड अनटिल इट इज गेट डिस्टर्ब बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, बराबर। तो बॉडी जैसी है वैसे ही रहेगी। ठीक है, जैसे द बॉडी ये जैसे रेस्ट पोजीशन पर है, ये बॉडी है रेस्ट पोजीशन पर है, तो ये बॉडी ऐसे की ऐसी रहेगी। ठीक है, जब तक उससे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, रेस्ट पोजीशन एज इट इज, सालों साल, 100 साल 200 साल कितना भी रहे वो तो ऐसे ही रहेगा। अगर वो बॉडी मोशन में अगर है तो वो भी वैसे ही रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अपोज नहीं करता। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी विल रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ मोशन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है ना, बराबर। अर्थ ये क्या है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। सेकंड लॉ वेरी इंटरेस्टिंग, न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp by dt। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उल्टा बोलो, ठीक है, बराबर। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दो, दैट इज k। ठीक है, देने की जरूरत नहीं है, सपोज दे दो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k। dp by dt, ddt ऑफ p मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ओके, सो दिस f इज इक्वल टू k इंटू, देख m गेट आउटसाइड, सो क्या मिला आपको dv by dt। ठीक है, ये m हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, लेकिन जब आप रिलेटिविटी में पढ़ोगे फाइनल ईयर में जाके तो दिस m आल्सो गेट चेंज, तो फिर m कांस्टेंट बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, dv by dt मतलब एक्सेलरेशन, dv by dt मतलब एक्सेलरेशन, बराबर। हाँ, ये वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखा तो भी चलता है। अभी एक्सपेरिमेंटली ये k की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन की गई, तो ये k की वैल्यू आफ्टर ऑल द साइंटिस्ट फाउंड दैट इट इज k इज इक्वल टू 1। तो हमारा फेमस फार्मूला तैयार हो गया, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ये तो इतना फेमस है, जैसे फोर्स 1 2, इसका रिएक्शन होगा फोर्स एक्टिंग 1 to 2। ठीक है, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग, ये सपोज दिस पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1, फोर्स एक्टिंग फ्रॉम 1 to 2, रिएक्शन हो गया तो इसका रिएक्शन फ्रॉम 2 on 1 होगा, बराबर। जैसे बैट पे बॉल आता है तो बॉल जब आ रहा है वो एक्शन हो गया, तो बैट की जो है वो रिएक्शन होगी, तो वो इक्वल एंड अपोजिट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्शन एंड रिएक्शन के अगर हम टोटल लेते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये एक आपको MCQ में यूजफुल रिजल्ट है, टोटल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर। ये चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसके स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट के प्रूफ तो आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो ठीक है, तो आप एक बार ये देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंट न्यूटन्स के लॉ देखे थे। ठीक है, अभी हम कंजर्वेशन लॉज, तो कंजर्वेशन लॉ इज एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज है। तो कंजर्वेशन के आपको बेसिकली 3 थ्योरम्स है, थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 3। एक थ्योरम हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट थ्योरम, इफ द कंजर्वेटिव फोर्स, if the total force F acting on the particle is 0, ये टोटल फोर्स है आपका, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल F इज 0, तो अल्टीमेटली लीनियर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा, और अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, आइदर दिस रिजल्ट और दिस रिजल्ट। कंडीशन ये गिवन होगी कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल F अगर 0 है, व्हाट विल हैपन, तो आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, आपको किसी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर F आपका 0 है तो वी ऑल नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, क्या है इसका, अगर इसका हमें प्रूफ देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो पी डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव अगर 0 है तो अल्टीमेटली वो चीज़ क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 है। इतना सिंपल इसका प्रूफ है। तो आपको प्रूफ पे जाना नहीं है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखो। अगर नहीं याद रहता है तो इतना ध्यान में रखना। ओके, ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 उसी तरीके से है। अगर टॉर्क, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 तो अल्टीमेटली एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू कांस्टेंट होगी, या फिर कंजर्व वर्ड यूज़ किया जाएगा तो उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, ये टॉर्क से स्टेट, ये टॉर्क से रिलेटेड है। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू 0 था, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इस थ्योरम नंबर 2 से दो बेसिक रिजल्ट जो है वो सामने आते हैं। सबसे पहला रिजल्ट जो है, जैसे इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का 1 to 2, लेकिन दो पाथ हमने डिफाइन किए। एक पाथ है 1p2 मतलब पाथ p, और दूसरा सपोज पाथ q है। तो 1p2 पाथ को वर्क डन लग रहा है wp, और 1q2 पाथ पे वर्क डन लग रहा है wq। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि इस पाथ से भी जो भी फोर्स लग रहा होगा और इस पाथ से जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब कंजर्वेटिव है। इफ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो इन ए क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम हो गया 1p2q1, ये क्लोज सिस्टम हो गया। इन क्लोज सिस्टम टोटल वर्क डन जो रहेगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, क्यों 0? क्योंकि ये जो टोटल फोर्सेस है दैट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो वर्क डन अलॉन्ग 1p2 पाथ एंड वर्क डन अलॉन्ग 1q2 पाथ आर इक्वल, मतलब ये wp और wp इक्वल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली टोटल वर्क डन जो है एक दूसरे को कैंसिल होके 0 आएगा, मतलब wp इज इक्वल टू wq हो जाएगा। तो wp माइनस wq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ये वर्क डन का फॉर्मूला है आपका, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर सिस्टम में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इफ इट इज कंजर्वेटिव, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ग्रेडियंट के फॉर्मेट में वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल, ये इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेड। ठीक है, माइनस डेल वी, वी इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एफ इज इक्वल टू ग्रेड वी। ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ठीक है, चलो अभी लास्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 3। इफ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, वही इसमें भी फोर्सेस कंजर्वेटिव है, इसमें भी कंजर्वेटिव इफ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव तो अल्टीमेटली क्या है, टोटल वर्क डन आपका 0 है ना, बराबर। तो टोटल वर्क डन 0 मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, T फॉर काइनेटिक एनर्जी प्लस V फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रहेगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसके स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बार बार पढ़ो। कुछ डिफिकल्टी अगर आती है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, कमेंट बॉक्स में आप आपका क्वेरीज डाल सकते हो। ठीक है, एक बार आप देख लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।